नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब से कुछ ही देर पहले रायबरेली रेल हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंची। सोनिया गांधी ने घायलों से बात की, उनका हालचाल जाना। रायबरेली के बछरावा में हुए रेल हादसे में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इन सबका हालचाल जाना सोनिया गांधी ने। बड़ा रेल हादसा बछरावा का, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। जो घायल भर्ती हैं अस्पताल में, उनका हालचाल जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची। अब से कुछ ही देर पहले वो पहुंची हैं यहाँ केजीएमयू में। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, वहां चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बात की। और रायबरेली के बछरावा में हुए इस रेल हादसे पर जी संगम ने नया खुलासा किया है। हादसे का शिकार ट्रेन के ड्राइवर के लोको इंस्पेक्टर की माने तो हादसे के लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। लोको इंस्पेक्टर ने इस हादसे के लिए ट्रेन के गार्ड को जिम्मेदार ठहराया है। ड्राइवर पारसनाथ के लोको इंस्पेक्टर ए.के. शुक्ल और सुरेंद्र मिश्र की माने तो ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ट्रेन के सारे ब्रेक फेल हो चुके थे और ऐसे में ट्रेन रुक नहीं पाई। लोको इंस्पेक्टर के मुताबिक ड्राइवर पारसनाथ ने इसकी सूचना वॉकी टॉकी पर ट्रेन के गार्ड ए.के. गुप्ता को भी दी और इमरजेंसी ब्रेक लगाने को कहा उनसे, लेकिन गार्ड ने इस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। लोको इंस्पेक्टर के मुताबिक ब्रेक नहीं लगने पर ड्राइवर ने शोर मचाना शुरू कर दिया था और इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को भी हुई थी, लेकिन फिर भी गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया। उनके बताने के मुताबिक तो यही आया कि उन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक काम नहीं किया। उन्होंने सारे ब्रेक का प्रयोग कर लिया, सारे ब्रेक में यहां तक कि इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन ब्रेक लगी नहीं और गाड़ी खड़ी नहीं हो पाई। ब्रेक के अलावा कोई विकल्प नहीं था उनके पास। चारों ब्रेक उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। लोको ब्रेक था, लोको ब्रेक उन्होंने लगाया था, जिसकी वजह से स्पीड 100 से घट करके लगभग 45-50 पे आ गई थी। ब्रेक का इस्तेमाल उन्होंने किया था। किया जा सकता था क्या? नहीं, इंजन बंद करने पर लोको ब्रेक भी काम नहीं करता। जो लग रहा था वो भी खत्म हो जाता। अच्छा। जो थोड़ा इस्तेमाल हो रहा था वो भी बंद हो जाता। तो ये मतलब पीछे जो गार्ड रहते हैं उनके पास भी एक ब्रेक होता है? गार्ड के पास ब्रेक रहती है। उसको वो नहीं, हाँ, वो इस्तेमाल हुआ होता तो गाड़ी खड़ी हो सकती थी। गार्ड इस्तेमाल तो क्या उन्होंने सूचना दी थी क्या? हाँ, वॉकी टॉकी से गार्ड को बताया है, सिटी कोड बजाया, लेकिन गार्ड से रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके पास उनके पास विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था इसका मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। के पास कोई विकल्प नहीं था, न समय बचा था, न कोई विकल्प था। तो जो उन्होंने किया, आपको लगता है कि वही एक आखिरी रास्ता था? अच्छा, ये बताया जा रहा कि कॉग होते हैं, दोनों कॉग वो उठे हुए थे, इस तरह की भी कोई बात आई है जांच में अभी तक? नहीं, कॉग होता है, अभी क्या जांच में आया, अभी जांच में पता नहीं चल पाया क्या आया है। अगर कॉग बंद स्थिति में हो जाएगा तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो सकते हैं दोनों। हाँ, तो कहीं ये लग रहा है कि जो अगर गार्ड ने इस वक्त रिस्पांस किया होता और उसने अपना काम किया होता तो ये तो गाड़ी खड़ी हो जाती। अगर गार्ड चाहता तो एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर काक भी बंद है, गार्ड चाहता है तो काक बंद कंडीशन में भी प्रेशर उसके अंदर रहता है और वो प्रेशर सिर्फ गार्ड के द्वारा रिलीज लगाया जा सकता था। तो क्या वॉकी टॉकी करने पर गार्ड ने फोन उठाया नहीं? वॉकी टॉकी क्या? वॉकी टॉकी से उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जबकि सूचना के अनुसार शायद स्टेशन मास्टर ने सुना है कि गार्ड जो है मतलब इंजन क्रू चिल्ला रहा था कि हमारे ब्रेक फेल हो गए हैं, और वैसे भी मान लिया नहीं भी सुना था तो स्पीड इतनी ज्यादा जब लूप लाइन में घुस रही है तो गार्ड की ऑटोमेटिक ड्यूटी हो जाती है। मान लिया उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था तो हमारे हिसाब से तो फिर भी जब लूप लाइन में ओवर स्पीड ड्राइवर घुस रहा है तो गार्ड को ब्रेक लगाना ही चाहिए। वो तो उनका एक सिंपल से गार्ड साहब का नाम तो हमें नहीं मालूम है। ए.के. गुप्ता, प्रतापगढ़। ए.के. गुप्ता नाम। ए.के. गुप्ता। बछरावा में कल हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। उस ट्रेन के ड्राइवर पारसनाथ मिश्र रेलवे के इसी अस्पताल में एडमिट हैं। हम उन तक पहुंचे भी, लेकिन कैमरे पर किसी भी तरह की बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ कैमरा जो उन्होंने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कि जब बछरावा स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचने वाली थी उस वक्त उन्होंने ब्रेक सप्लाई किए। गाड़ी में 3 ब्रेक होते हैं, एक एक करके उन्होंने सभी समय से ब्रेक सप्लाई किए, लेकिन तीनों ही ब्रेक्स फेल थे। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो गार्ड को फोन करें। उन्होंने वॉकी टॉकी से गार्ड को संपर्क साधने की कोशिश की ताकि एक इमरजेंसी ब्रेक जो गार्ड के पास होती है उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उस वक्त गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। जो घायल है तो
तो मैं जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रेलवे मिनिस्ट्री जो लोग हैं पीड़ित परिवारों को जल्दी से जल्दी उचित रिलीफ उनको दे। और मैं एक खास सब डॉक्टर लोग को बताना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि दिन रात उन्होंने मरीजों का देखभाल किया और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही वो अच्छे दिन है, पैसेंजर फेयर को बढ़ाया गया, राजनीति करने का मौका मिला। तो सोनिया गांधी ने हालचाल जाना पीड़ितों का, अस्पताल जाकर के GMU जाकर, लेकिन इसके बाद जब वो बाहर निकली तो पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और उन्होंने ये कहा कि पीड़ितों का हालचाल उन्होंने जाना है और वो चाहती हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और उनसे जब पूछा गया कि क्या यही अच्छे दिन हैं, इस पर उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसमें 38 लोगों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े हैं इस वक्त इस रेल दुर्घटना से जुड़े हुए। रायबरेली जिले के इस बछरावा स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में रायबरेली ने अपना कथक नृत्य का सितारा भी इसमें खो दिया है। हादसे में कथक नृत्य में माहिर शीतला कथिक की मौत हो गई, उनके साथ उनके भाई और नाती की भी मौत हो गई, जबकि इस हादसे में शीतला का भतीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल शीतला कथिक को कथक नृत्य में कई पुरस्कारों से नवाजा गया था, खुद राज्यपाल तक ने उन्हें सम्मानित किया था। शीतला कथिक की मौत से जिले में शोक है, वहीं शीतला के परिजन और शिष्य उनकी मौत से गहरे सदमे में हैं। आपको बताएं, ट्रेन हादसे में रायबरेली के 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ये 3 एक ही परिवार के थे। तो इस बछरावा में रेल हादसे को 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी कई लोग अपने परिजनों की तलाश के लिए भटक रहे हैं। अपनों को खोजते हुए लोग अस्पताल के साथ ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और उन्हें सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अपने परिजनों की तस्वीर लिए लोग भटकने को मजबूर हैं और उन्हें अपने लोगों के शव तक नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 38 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई लोग अब भी परिजनों को तलाश रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के 38 मौतों के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। वापिस चीट गए, फिर वापिस चीटने से फिर कोतवाली गए, फिर चीट गए। हम लोग यहाँ से 4 बजे गए। अब बताओ हम लोग किस तरह से संतुष्ट हो, ये हमको भी संतुष्टि चाहिए। हमारे फोटो उनके फोटो मैच कर रहे हैं, जो उनके पास फोटो वो हमारे पास फोटो, संतुष्टि नहीं लाभ नहीं मिल रही। लड़का क्या हो गया? एक आधी गाड़ी पलटी सब बॉडी मिली नहीं? हाँ, बॉडी नहीं मिल रही। क्या आपने पुलिस से छानबीन की? जा समझे कहीं तो अभी तक नहीं मिल पाई? हमें नहीं मिली। तो ये बेहद दुखद और गंभीर मामला है कि कई लोग अपनों को तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं है कि उनके अपने क्या गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है या फिर उनकी मौत हो चुकी है, उनके शव आखिर गए तो कहां गए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 28 साल पुराने एक हत्याकांड की, जिसमें आज फैसला हुआ है। मेरठ के हाशिमपुरा कांड में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी सभी 16 PSC के जवानों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 16 जवानों को बरी कर दिया। 1986 के इस हत्याकांड में कुल 19 आरोपी थे, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। इस मामले में 161 लोग गवाह बनाए गए थे। बाद में मृतकों के परिजनों की मांग पर इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। कि अदालत ने यह कहा कि आरोपियों की पहचान प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई, इस आधार पर एक संदेह का लाभ देते हुए उन सबको बरी किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए कि इस अपराध को करने वाले लोग यही थे, और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे, उनको बरी कर दिया गया।
मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार के इस मामले में कोर्ट के फैसले से पीड़ित लोगों के परिजन खुश नहीं हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। हमारे साथ मौजूद है एक पीड़ित परिवार से और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे साथ पीड़िता है, उनकी आंख में किस तरीके से जो है आंसू है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमीर फातिमा। फातिमा जी, क्या हुआ था? हमारा एक ही भाई था, घर में से बुला के ले गए थे, कह रहे थे कि उनकी तलाशी लेनी है और फिर वो लौट कर ही नहीं आए। इसी इंतजार में हमारे बूढ़े माँ बाप भी गुजर गए। 4 बहनों का एक ही भाई था हमारा और हमें आज बहुत उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, पर हमारी उम्मीद खरी नहीं उतरी। तो ये थी फातिमा जी जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना था कि शायद आज वो जो फैसला आना था उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी और उनको ये उम्मीद थी कि जो उनका भाई उस दौरान मरा था शायद उसको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे उनकी पूरी उम्मीदें टूट गई। उनके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया। तो पीड़ित के परिजनों को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। बहरहाल इधर मेरठ में एसपी की सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। गन्ना किसानों की परेशानियों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए अखिलेश ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने यह कहा कि बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाकर फायदा उठाना चाहती है। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने नौजवानों के रोजगार के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया कि आने वाले वक्त में राज्य के गांवों और शहरों को और ज्यादा बिजली मुहैया करवाई जाएगी। रैली का आयोजन एसपी नेता अतुल प्रधान ने किया था और मुख्यमंत्री ने अतुल प्रधान की तारीफ की और कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। देश की जनता चाहती है कि खुशहाली की ओर जाएं और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो तैयारी समाजवादियों ने की है, जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, मैं अपने तमाम नेताओं का भाषण सुन रहा था। उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर कोई तरह के तरक्की और खुशहाली के रास्ते में ले जाने का काम कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। यूपी सरकार जल्द ही नई तकनीक से लैस विमान खरीदने जा रही है। दरअसल सीएम अखिलेश यादव के उड़न दस्ते में शामिल 3 विमान खस्ताहाल हो चुके हैं और इसलिए यूपी सरकार बीचक्राफ्ट 250 टर्बो प्रोप और बिल 412 ईपीआई विमान खरीदेगी। सीएम के हवाई बेड़े में शामिल 3 पुराने विमानों को बेचकर 2 नए विमान खरीदे जाएंगे। साथ ही डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के रसूलाबाद में एयर स्ट्रिप भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार भविष्य में फैल्कॉन जेट भी खरीदने की योजना बना रही है। आपको बताते हैं कि सीएम के हवाई बेड़े में शामिल होने जा रहे विमानों की खासियत है क्या। बीचक्राफ्ट 250 टर्बो प्रोप दुनिया का सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट है। मीडियम रेंज का ये एयरक्राफ्ट हर जगह लैंड करने में सक्षम है और साथ ही हर हालात में बिना किसी रुकावट के उड़ान भर सकता है। बीचक्राफ्ट 250 टर्बो प्रोप के कई कंपोनेंट इसे और भी ताकतवर बनाते हैं, जिसके दम पर यह एयरक्राफ्ट दूसरे विमानों के मुकाबले बेहतर काम कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट समुद्र तल से 2111 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। इस विमान का इंटीरियर भी बेहद खूबसूरत है। वहीं यात्रा के मामले में यह विमान दूसरे विमानों के मुकाबले ज्यादा आरामदायक है। वहीं बिल 412 ईपीआई हेलीकॉप्टर उड़ान के मामले में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी कीमत 90 करोड़ के करीब है और ये दुनिया के बेहतरीन पैसेंजर चॉपर में से एक है। बिल 412 ईपीआई हेलीकॉप्टर में एक साथ 15 लोग सफर कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते को और बढ़ाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। गंगा सफाई अभियान को कामयाब बनाने के लिए पीएम मोदी ने 26 मार्च को नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की अहम बैठक बुलाई है। 7 आरसीआर पर होने वाली इस बैठक में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। और यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता जोशी के घर में आगजनी के मामले में सीबीसीआईडी ने कार्रवाई की है। रीता जोशी के घर में आग लगाए जाने वाले करीब 5 साल पुराने इस मामले में सीबीसीआईडी ने 2 आईपीएस अफसरों समेत 18 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसी के घेरे में लखनऊ के तत्कालीन डीआईजी प्रेम प्रकाश और एसएसपी हरीश कुमार का नाम भी शामिल है। आपको बताएं कि
बीएसपी सरकार में तत्कालीन सीएम मायावती पर रीता जोशी के बयान से नाराज बीएसपी समर्थकों ने उनके घर पर धावा बोल दिया था, जिसमें प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। इंडिपेंडेंटली काम करती थी, बाद में लोगों ने उसको बदनाम करना शुरू किया। ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि अपने पुलिस वालों को भी उन्होंने जो असलियत थी उसको सामने लाए हैं। एफआईआर उसमें एसएसपी से लगा के नीचे तक के खिलाफ किया है, अच्छी बात। पर इसका जो वो है मैटर है, क्यों हुआ इस तरह, ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत खराब है। इस मामले में राजनीतिक लड़ाई तो अलग लड़ी जाए, पर पर्सनल वेंजियंस वेंडेटा ये यहाँ बहुत शुरू हो गया। ये 95 में आपने देखा हो गेस्ट हाउस कांड ऐसे ही हुआ, मायावती मुलायम सिंह के बीच में ऐसे ही हुआ, वहाँ तमाम अधिकारी इन्वॉल्व थे हजरतगंज वगैरह के, और अब यहाँ रहा है। तो अधिकारियों को तो न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं, कोई करे वो अपनी लड़ाई लड़े। बरेली के मदरसे में एक मासूम बच्चे को टीचर ने इतना पीटा कि बच्चे की पसलियां टूट गईं और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यही नहीं, टीचर की बेरहम पिटाई से खौफ खाए अन्य बच्चे क्लास छोड़कर भाग गए। पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के जामिया मिलिया रिजविया मदरसे का है। यहाँ दीनी तालीम ले रहे मोहम्मद अरहम को एक सबक याद नहीं रहा और इससे मदरसे का टीचर मजहर हुसैन इतना नाराज हुआ कि पहले तो उसने बच्चे से 300 उठक बैठक लगवाई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया तो बेत से बच्चे की पिटाई कर दी और फिर बच्चे की पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन झटक दी। फिलहाल पुलिस ने मजहर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी टीचर और मदरसे का संचालक दोनों फरार हैं। 11 वर्षीय जो लड़का है जो पढ़ता था, उसको मारने की बात प्रकाश में आई है। इसमें 3 लोगों को नामजद किया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। लड़का जो है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और हम उसके बयान लेंगे, डॉक्टर के भी बयान लेंगे और जो भी तहरीर बनेगी, अगर उसमें ये लगता है उसका फ्रैक्चर आया है या कोई अंग भंग हुआ है तो उस हिसाब से धाराओं को तरमीम किया जाएगा और मुकदमे में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में सीसीटीवी कैमरे में लाइव चोरी कैद हुई है। मामला सदर कोतवाली के बसंत विहार इलाके का है। यहां एक शातिर चोर ने पलक झपकते ही बाइक पर हाथ साफ कर दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कैसे चोर बाइक चोरी कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल अतुल कुमार मिश्र नाम के शख्स ने अपने घर के बाहर बाइक खड़ी की। अतुल बाइक खड़ी कर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, पहले से घात लगाए बैठा बाइक लेकर यहां से फरार हो गया वो चोर। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर की तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। और पुलिस भर्ती को लेकर बवाल है। यूपी पुलिस में हुए भर्ती घोटाले के खिलाफ सैकड़ों युवक सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आप देख रहे हैं मुरादाबाद, आजमगढ़ और इलाहाबाद की तस्वीरें। मुरादाबाद में बड़ी संख्या में युवकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा किया। प्रदर्शनकारी युवकों का यह आरोप है कि भर्ती के दौरान जमकर धांधली हुई। जो काबिल अभ्यर्थी थे उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया गया और सिफारिशी लोगों की भर्ती की गई। वहीं आजमगढ़ में भी पुलिस भर्ती घोटाले के विरोध में एसपी ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा किया और पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें जमकर धांधली हुई है। इलाहाबाद में पुलिस भर्ती घोटाले में धांधली के आरोप लगाते हुए युवकों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में जिन लोगों का चयन हुआ है उनके अंक फेल हुए छात्रों से भी कम हैं। और हापुड़ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां भी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने पैसे लेकर कम नंबर वाले लोगों को भर्ती किया है। अभ्यर्थियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बताएं कि 19 मार्च को पुलिस भर्ती परीक्षा का यह रिजल्ट घोषित किया गया था और इसके बाद से लगातार ये विरोध जारी है अलग अलग जगहों पर।